जो अपन सैटेलाइट कर रहे थे उसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया, और आज कम्युनिकेशन सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह और नौवहन उपग्रह को आज इसी वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखते हैं, पहले संचार उपग्रह करते हैं, उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट दूरसंचार उपग्रह कर लेंगे। संचार उपग्रह क्या होते हैं? ऐसा उपग्रह जिसके द्वारा अपन संचार स्थापित करते हैं। संचार उपग्रह को GEO या फिर GSO कक्षा में स्थापित किया जाता है। GEO या GSO कक्षा में संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। यह संचार उपग्रह इसरो, दूरदर्शन, भारतीय मौसम विज्ञान, इन सब ने मिलकर संचार उपग्रह को स्थापित किया था या इसका निर्माण किया था। और इस संचार उपग्रह का मुख्य पेलोड होता है इसका PAYLOAD। इसका मुख्य पेलोड होता है ट्रांसपोंडर। इस संचार उपग्रह का मुख्य पेलोड होता है ट्रांसपोंडर। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसमिशन और पोंडर का मतलब होता है रेस्पोंडर। ये ट्रांसपोंडर नीचे से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक सैटेलाइट लगा हुआ है, यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है, और यहाँ से इस ट्रांसपोंडर के द्वारा माइक्रोवेव को भेजा जाएगा, और यह रेस्पोंडर अपने रिसीवर के द्वारा इस माइक्रोवेव को प्राप्त करेगा, और इस माइक्रोवेव में आवश्यकता अनुसार प्रोसेसिंग करके इसकी आवृत्ति में परिवर्तन करके पुनः भेज देता है। इस प्रकार ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम करते हैं। ये जो ट्रांसपोंडर माइक्रोवेव को भेजते हैं और लॉन्ग वेव रिस्पोंडर के द्वारा भेजी हुई वापस आती है यहाँ पे। इस प्रक्रिया को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। ये अपलिंकिंग प्रोसेस अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति की होती है, मतलब यह ट्रांसपोंडर ज़्यादा आवृत्ति की तरंगों को भेजेगा और रिस्पोंडर इसमें परिवर्तित करके उसकी आवृत्ति को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देता है और पुनः भेज देता है। मतलब डाउनलिंकिंग कम आवृत्ति की होंगी और अपलिंकिंग अपेक्षाकृत डाउन लिंकिंग की तुलना में ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें होती हैं। अब जो यह भेजी गई आवृत्तियाँ होती है इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, ये ट्रांसपोंडर में ये बैंड्स होती है ना, ये यहाँ लिखते हैं बैंड्स, और इन बैंड्स की आवृत्ति या फिर ऊपर ही देख लेते हैं। इन ट्रांसपोंडर के बाद इनकी आवृत्ति देख लेते हैं। यह मैं हटा रहा हूँ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको सैटकॉम भी बोलते हैं। सैटकॉम, इस सैटकॉम के बैंड और इस सैटकॉम के बैंड की आवृत्तियाँ, सैटकॉम के बैंड और सैटकॉम के बैंड की आवृत्तियाँ, यह बैंड L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, K बैंड, KU बैंड, K बैंड और KA बैंड, ये बैंड होते हैं इसके। इनकी यहाँ आवृत्ति लिखता हूँ मैं। L बैंड की आवृत्ति 1 से 2 हर्ट्ज होती है। S बैंड की आवृत्ति 2 से 4 हर्ट्ज होती है। C बैंड की आवृत्ति 4 से 8 हर्ट्ज होती है, और X बैंड की आवृत्ति 8 से 12 हर्ट्ज होती है, और KU बैंड की आवृत्ति 12 से 18 हर्ट्ज होती है, और K बैंड की आवृत्ति 18 से 26 हर्ट्ज होती है, और KA बैंड की आवृत्ति 26 से 40 हर्ट्ज होती है। या ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति बढ़ रही है, मतलब L बैंड से KA बैंड तक आने पर आवृत्ति बढ़ रही है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए इन बैंड का उपयोग किया जाता है। और इस बैंड की कौन कौन सी आवृत्ति है, इसके सामने लिखिए। नीचे जाने पर आवृत्ति बढ़ती है, नीचे जाने पर आवृत्ति को अपन N से डिनोट करते हैं, आवृत्ति बढ़ती है। अब आवृत्ति और एनर्जी के बीच समानुपाती संबंध होते हैं। जैसे यह है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं, और तरंग दैर्ध्य और एनर्जी के बीच भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं। तो इन दोनों के बीच समानुपाती संबंध हो जाएगा 1/n समानुपाती 1/e, तो n समानुपाती e हो जाता है। मतलब नीचे जाने पर आवृत्ति बढ़ रही है तो नीचे जाने पर इनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग अपन दो प्रकार से करते हैं। एक तो संचार क्षेत्र में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग करते हैं,
तो संचार क्षेत्र में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग क्या रहेगा और गैर संचार क्षेत्र में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग क्या रहेगा वो देख लेते हैं। संचार क्षेत्र में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग अपन करते हैं। एक तो सी बैंड जो मैंने बताया था, सी बैंड का उपयोग अपन करते हैं DTH के लिए, और KU बैंड का उपयोग अपन करते हैं HD TV में सेवा स्थापित करने के लिए संचार क्षेत्र का उपयोग करते हैं। संचार क्षेत्र में इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग अपन रेडियो में FM सेवा स्थापित करने के लिए, या रेडियो में FM सेवा का परिणाम भी इस संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट की देन है। इसके अलावा 3 नंबर पे अगर देखा जाए तो अगर ऐसा कोई दूरस्थ जगह जहाँ पर ये केबल के द्वारा इंटरनेट संभव नहीं हो, वहाँ पर भी अपन संचार स्थापित करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। और 4 नंबर पे अगर इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग संचार क्षेत्र में देखा जाए तो वो होगा किसी भी वायुयान जिसके साथ अपना संपर्क टूट गया हो, उसे अपन संपर्क स्थापित करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं। और इस वायुयान में एक सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर लगा होता है, वो इस प्रक्रिया को संपन्न करता है। और अगर कोई समुद्री यान जैसे नाव, अगर वो भी कोई विपदा में फंस जाए तो उसे भी अपन कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। और उनके लिए एक विशेष प्रकार का सैटेलाइट भेजा गया है, वो सैटेलाइट है इनमारसेट। तो इसका एक उपयोग हो गया संचार के क्षेत्र में सी बैंड से DTH सेवा के लिए और HD TV सेवा को संपन्न करने के लिए। दूसरा हो जाएगा ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ केबल से संचार स्थापित नहीं किया जा सकता, वहाँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा। और तीसरा हो जाएगा रेडियो में FM सेवा का परिणाम भी इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के देन है। और चौथा हो जाएगा वायुयान, मतलब विपदा में फंसे हुए वायुयान से संपर्क स्थापित करने के लिए। और इसके लिए अपन उस वायुयान में एक उपकरण लगा होता है, वो होता है रेस्क्यू एंड सर्च इंजन। वो होता है सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर। और एक 5 नंबर समुद्री यान। इस समुद्री यान में अगर अपना संचार स्थापित करना हो तो उसके लिए अपन एक इनमारसेट सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। संचार के अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग गैर संचार क्षेत्र में भी करते हैं। और गैर संचार क्षेत्र में इसका 2 उपयोग होते हैं, एक तो मौसम विज्ञान से संबंधित अध्ययन करने के लिए, और दूसरा होता है प्राकृतिक विपदा की चेतावनी देने के लिए। तो गैर संचार क्षेत्र में इसका पहला उपयोग होता है मौसम से संबंधित अध्ययन करने के लिए, क्या मौसम विज्ञान से संबंधित अध्ययन करने के लिए। मौसम विज्ञान से संबंधित अध्ययन करने के लिए। और इसका दूसरा उपयोग होता है प्राकृतिक विपदा की चेतावनी देने के लिए, प्राकृतिक विपदा की चेतावनी देने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया। अब देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। मतलब नौवें उपग्रह। नेविगेशन सैटेलाइट को अपन मिडिल अर्थ ऑर्बिट में छोड़ते हैं। और लेकिन अपना भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है, उस नेविगेशन सैटेलाइट को अपने GEO या फिर GSO कक्षा में छोड़ा गया है। नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा कोई उपग्रह जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या पिंड की अक्षांशीय, देशांतरीय और उच्चावस्थीय अवस्था का निर्धारण स्थानीय समय संगतता के साथ करना होता है, उस प्रक्रिया को नेविगेशन
सैटेलाइट या नौवहन उपग्रह के माध्यम से करते हैं। स्थानीय समय संगतता का मतलब होता है जिस जगह से किसी वस्तु या पिंड की स्थिति निर्धारण करते हैं उस जगह का मानक समय क्या होता है, इसको बोलते हैं स्थानीय समय संगतता। अब नेविगेशन सैटेलाइट में अपन दो प्रकार से स्थिति निर्धारण करते हैं। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका स्थिति निर्धारण करने के लिए अपने पास 3 उपग्रह होने चाहिए। उसमें अक्षांशीय, देशांतरीय और उच्चावस्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। लेकिन अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसके लिए अपने पास एक मोमेंट भी आवश्यकता होगा। तो गतिशील अवस्था में है उसका स्थिति निर्धारण करने के लिए अपने पास 4 उपग्रह की आवश्यकता होगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड और मोमेंट। अब 4 देश ऐसे हैं जिनके पास नेविगेशन सैटेलाइट का एरिया 360 डिग्री है और 2 देश ऐसे हैं जिनके पास क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट है, मतलब इनका जो कवरेज एरिया है वो फिक्स है, 360 डिग्री एंगल नहीं है। 4 देश जिनके पास है 360 डिग्री का कवरेज एरिया है, उनमें आता है अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन संघ। और जिनके पास क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट है उनमें है भारत और जापान। अब देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट को थ्योरी से। नेविगेशन सैटेलाइट को मिडिल अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, लेकिन भारत का नेविगेशन सैटेलाइट जो IRNS है इसको GSO और GEO में छोड़ा गया है। नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है यह डेफिनेशन मैंने सुना दी है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखना हो तो टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से देख लेना। इस नेविगेशन सैटेलाइट का पेलोड, इसका पेलोड होता है वो होती है रुबिडियम की बनी हुई आणविक घड़ी। इस नेविगेशन सैटेलाइट का पेलोड होता है। रुबिडियम की बनी हुई आणविक घड़ी, एटॉमिक क्लॉक। ये एटॉमिक क्लॉक स्थिति निर्धारण के लिए कार्य करती है। जो उपग्रह होता है उसमें स्थिति निर्धारण का मुख्य कार्य इस एटॉमिक क्लॉक का ही होता है। यह नेविगेशन सैटेलाइट 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। अब मैं नेविगेशन सैटेलाइट को N और S से ही नोट कर रहा हूँ। यह 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। एक तो करता है SPS, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, ST। और एक होता है PPS, प्रेसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज। यह स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज होती है, यह सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है, जैसे मेरे और आपके लिए सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन इसकी जो सेवाएं होती है यह इनक्रिप्टेड नहीं होती है। और ये PPS होता है, यह अधिकृत एजेंसियों के लिए सेवाएं प्रदान करता है, सेनाओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है, अर्धसैनिक बलों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, गुप्तचर एजेंसियों के लिए यह सेवाएं प्रदान करते हैं। और इसकी सटीकता भी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज से ज़्यादा होती है। और इसका जो भी संकेत होते हैं यह एनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब कूटबंद होते हैं। तो यह सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। और संकेत कूटबद्ध नहीं होते हैं। मतलब इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं।
इसमें क्या होता है, ये अधिकृत एजेंसियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। और इसके संदेश इनक्रिप्टेड होते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह कौन कौन से है, मतलब रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट कौन कौन से है। क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट RNS। इसमें 2 देशों के पास क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह है। एक तो जापान के पास है, वो है QZSS, और दूसरा है भारत के पास। भारत के पास है वो है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। जो भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है उसका कवरेज एरिया है 30 डिग्री। इसका कवरेज एरिया है 50 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ और 130 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट तक। यह भारत का नेविगेशन, यह भारत का क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह, यह भारत के क्षेत्रफल के साथ साथ 1500 किलोमीटर तटीय सीमा को भी कवरेज करता है। और यह भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNS को पाकिस्तान को छोड़कर और सारे भारत के पड़ोसी देश इससे सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस IRNS का नाम चेंज करके भारतीय मछुआरों के नाम पर इसका नाम नाविक कर दिया था। NAVIC, नाविक का मतलब नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इस नाविक का नया नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इस IRNS के उपग्रहों का वजन होता है 1425 kg और इस IRNS के उपग्रहों को PSLV के द्वारा छोड़ा जाता है और ये 2013 से 2018 के बीच इन उपग्रहों को छोड़ा गया था। इसके बाद इस IRNS को इस IRNS की 7 उपग्रह हैं और इनको 2 अलग अलग जगह छोड़ा गया है। उनमें से टोटल 7 उपग्रह है, उनमें से 3 छोड़ा गया है GEO में और 4 है GSO में। अभी तक अपन ने 9 छोड़ दिए, 9 उपग्रह छोड़े गए। उनमें से एक असफल हो गया था और एक की आणविक कड़ी खराब हो गई थी, इसलिए 7 बचे हैं। उनमें से 4 GSO में है और 3 GEO में। GEO का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और GSO क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखते हैं इस भारत के क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह IRNS का कार्य। IRNSS के कार्य, इसका कार्य क्या होता है। एक तो ट्रैकिंग करने में, वाहन प्रणाली को ट्रैकिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, पावर ग्रिड और ATM का प्रबंधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आपदा प्रबंधन में इस IRNS का उपयोग किया जाएगा। मैपिंग और जियो डेटिंग डेटा कैप्चर करने के लिए या आंकड़े को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और खनन और परिवहन क्षेत्र प्रबंधन के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो अपन अब लिख लेते हैं IRNS के अनुप्रयोग। IRNS का
कार्य या अनुप्रयोग एक ही बात है। ट्रैकिंग करने के लिए, पावर ग्रिड और एटीएम के प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, खनन और परिवहन के प्रबंधन के लिए, और 5 नंबर होगा मैपिंग और जियो डेटिंग डेटा कैप्चर करने के लिए। ये हो गए IRNS। IRNS के बाद अपने पास एक ये नेविगेशन उपग्रह और है, वो है NVS, नेविगेशन सैटेलाइट। एक दूसरा है वो देख लेते हैं NVS। पहला हो गया IRNS, दूसरा है NVS 01 नेविगेशन सैटेलाइट। यह नेविगेशन सैटेलाइट नौवहन, क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह, वो ये IRNS प्रथम पीढ़ी का उपग्रह और यह दूसरी पीढ़ी का उपग्रह, दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इस NVS को छोड़ने के लिए GSLV लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया है और NVS उपग्रह 15 साल के लिए यह कार्य करेगा और ये 10 साल के लिए कार्य करेगा। इसको PSLV से छोड़ा गया था, इसको GSLV से छोड़ा गया था। अब अपना हो गया है सैटेलाइट सिस्टम कंप्लीट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मैंने पहले करवा दिया था और कम्युनिकेशन सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट अपना आज के वीडियो में हो गया कंप्लीट।